नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मुरुगा मठ के प्रमुख शिव मूर्ति को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वो 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने पुलिस हिरासत में उनका इलाज कराने का आदेश दिया। ये भी कहा कि अगर हालत गंभीर होती है तभी उन्हें अस्पताल भेजा जाए। इससे पहले शिव मूर्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। कल शाम उन्हें गिरफ्तार किया गया था। देर रात उनका मेडिकल चेकअप हुआ और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी थी। 6 दिन पहले उन पर 2 नाबालिग छात्राओं ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शिव मूर्ति मुरुगा लिंगायत समुदाय के सबसे अहम मठ के महंत हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वे साजिश का शिकार हुए हैं और उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित होंगे। उन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। उनके करीबी और पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा पहले ही उन पर लगे आरोपों को गलत बता चुके हैं। Today we have arrested Muruga Math Asir in his POCSO case, and no, except Muruga Shri, we have no arrested nobody. And one second accused is being questioned. She is in our custody. After inquiry, we will. So what about the other accused in this particular case? Do you know about their whereabouts? Is there a lookout for them? Yeah, we know their whereabouts. Definitely, we will inquire them. After that, we will follow the process. So there's some information that there were doctors present at the mart even before the police arrived there. Was that as per protocol? Did the police know about this? If you could throw some more light on that. I will check up with the doctors. चलते हैं बेंगलुरु, जहां हमारे डिप्टी एडिटर साउथ निहाल किदवई मौजूद हैं। निहाल, आपसे ये समझना चाहेंगे कि पुलिस ने जो हिरासत मांगी है, क्या जानकारी लेना चाहती है पुलिस, और साथ ही जो तबीयत खराब होने की बात कही जा रही थी उस पर भी अदालत ने बिल्कुल सख्त रुख अख्तियार किया है। कहा है कि अगर हिरासत में तबीयत खराब होती तभी उन्हें अस्पताल भेजा जाए। देखिए, कल रात में जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके फौरन बाद उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, सब कुछ ठीक था, उन्हें जेल भेजा गया। फिर देर रात इस बात की जानकारी मिली कि उनके सीने में दर्द है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। फिर सुबह सुबह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनके वकील ने बताया कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और दिल की बीमारी है, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही। फिर ये बात हुई कि उनको जयदेवा अस्पताल, जो बेंगलुरु में एक स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी का अस्पताल है, वहाँ ले जाया जाए, और इसकी तैयारी चल रही थी। जब हमने जयदेवा अस्पताल में यहाँ संपर्क किया तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, ये सूचना वहाँ मिली है, लेकिन कब उनको लाया जाएगा ये तय नहीं था। लेकिन अब इसके बाद अब दोपहर के बाद का ये डेवलपमेंट है कि अदालत ने उन्हें बुलाया, शिव मूर्ति को, जो कि महंत है मुरुगा मठ के, और ये कहा कि इनकी तबीयत अगर वाकई खराब हो और उनकी हालत अगर बिगड़े तभी उनको अस्पताल में ले जाया जाए, और इस तरह की बातें अदालत की तरफ से कही गई हैं। तो पुलिस जांच ये करना चाहती है कि जो आरोप 2 नाबालिग लड़कियों ने लगाए हैं, जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें क्या रिपोर्ट फाइल की जाए। ए रिपोर्ट फाइल की जाए या बी रिपोर्ट फाइल की जाए। नेचुरल है, काफी गंभीर आरोप है, और पुलिस को 1 हफ्ता लगा, पूछताछ भी पुलिस ने नहीं किया मुरुगा स्वामी से। आप समझ सकते हैं कि पुलिस पर कितना दबाव था। जब जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हुए तब पुलिस ने कल देर रात गिरफ्तार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में कार्यक्रम था और इस तरह की बात कही जा रही थी कि उनके सामने भी हल्ला हंगामा हो सकता है कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में यह पता चला कि कल देर शाम उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारे हालात यहाँ पर हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी नेता उनकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल है ये, और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष और इन दोनों का दबाव पुलिस पर किस हद तक होगा और जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, कितनी मुश्किल होगा पुलिस के लिए काम करना, ये सारी बातें बिल्कुल सामने हैं। निहाल, जिस बात का जिक्र आपने किया है कि राजनीतिक दलों का समर्थन, और हम सब जानते हैं कि चुनावी साल में लिंगायत वोट जो है वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, खासतौर से कर्नाटक की राजनीति में। आपने बताया कि राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, येडियुरप्पा ने उनके समर्थन में बयान दिया है। तो ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों में, सभी नेताओं में उनका असर है। तो ये कितना हद तक भूमिका निभाएगा जांच में, पुलिस की जांच में, और जबकि मामला अदालत में जा चुका है, तो ऐसे में कितनी दिक्कत आएगी इन्हें?
देखिए, येडियुरप्पा के करीबी हैं और आप भी अखिलेश जी जानते हैं, लहर सिंह जो कि अब बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आज से 3 दिन पहले एक पत्र लिखा। येडियुरप्पा जी ने समर्थन किया स्वामी जी का और ये कहा कि जो भी मुरुगा स्वामी पे आरोप लगे हैं वो निराधार साबित होंगे। लेकिन इसके फौरन बाद येडियुरप्पा के जो सबसे भरोसेमंद हैं, जिनको सबसे बड़ा सिपासलार माना जाता है येडियुरप्पा का, लहर सिंह जो कि अब बीजेपी के सांसद है, उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी है तो ये जांच बाहर होनी चाहिए, ट्रायल बाहर होना चाहिए। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा इशारा है, वो भी बीजेपी के सांसद हैं, सत्ता पक्ष से हैं, इसके बावजूद अगर ये इन बातों को कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा होगा कि पुलिस पर जांच को लेकर के काफी दबाव होगा और शायद इसीलिए पुलिस मामला 26 अगस्त को दर्ज हुआ, 27 को पॉक्सो के साथ साथ दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। चित्रदुर्गा का ये मामला है, मामला मैसूर में दर्ज होता है, फिर वहां से ये मामला ट्रांसफर किया जाता है चित्रदुर्गा और पुलिस 1 हफ्ते तक पूछताछ भी नहीं करती। पॉक्सको और साथ ही साथ आप देखिए कि बलात्कार की धाराएं लगी हुई है इसके बावजूद। तो यह सब बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है जो जांच की दिशा और दशा पर सवाल उठाती है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि जो जांच है वो किसी दूसरी एजेंसी को दे देनी चाहिए या मामला बाहर भेज दिया जाना चाहिए, तो क्या अब ये मांग भी उठ रही है कि सीबीआई से या किसी अन्य एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए? कोई और जो है इसमें रास्ता निकालने की बात कही जा रही है? देखिए, अभी इस तरह का सवाल तो नहीं उठा है, लेकिन चूंकि सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अब से थोड़ी देर पहले कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री है, जेडीएस के नेता हैं, उनका बयान सुनिए। उन्होंने ये कहा कि बड़ा ही ये संवेदनशील मामला है, एक राजनेता के तौर पर मुझे नहीं लगता कि इस हालत पे फिलहाल मुझे कुछ बोलना चाहिए। सिद्धरामैया ने एक ट्वीट किया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट करके कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं मुरुगा स्वामी पे वो गंभीर हैं और ऐसे में जांच को सही दिशा में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो कुल मिलाकर के चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, मुख्यमंत्री भी बहुत कुछ ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहते, खुद भी मुख्यमंत्री लिंगायत है, लिंगायतों में भी यहाँ पर काफी धड़े बन गए हैं अभी। तो आप ये कह सकते हैं कि दबाव हर तरफ से है। कोई भी, क्योंकि लिंगायतों का जो ये मठ है, मुरुगा मठ, बहुत ही प्रभावशाली मठ है, 12वीं सदी का ये मठ है और ये इसके 20वें महंत है और इनका एक अपना एक व्यक्तित्व है, काफी प्रभाव समाज पे है, खास करके लिंगायत समाज पर। कोई भी इनके सामने जो लिंगायत संत हैं आवाज उठाने की कोशिश नहीं करते। तो आप समझिए कि जो राजनेता हैं, दूसरे लोग हैं, वो नहीं कर सकते। और काफी इनकी जो अब तक जो पहल रही है यहाँ पर समाज के लिए, वो बहुत अच्छी रही है। सभी धर्मों को साथ मिले के चलने वाले ये संत के तौर पर इनकी पहचान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबके साथ ये एक बराबरी का व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी धर्म का हो, सबके साथ एक साथ इनका व्यवहार रहता है। बहुत अच्छी इनकी छवि है यहाँ पे और इसलिए भी दबाव काफी है पुलिस पर भी, राजनेताओं पर भी। शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। कर्नाटक के बाद अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज द्वारका में रैली की। उनके निशाने पर राज्य की बीजेपी सरकार रही। केजरीवाल ने सभा में मौजूद लोगों को अपने चुनावी वादे गिनाए। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो गुजरात के स्कूलों की सूरत बदलना चाहते हैं। इसके अलावा बिजली बिल माफी और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी उन्होंने जिक्र किया। जितनी बार भी आता, आम आदमी पार्टी झूठे वादे नहीं करती। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा कि गुजरात में 5 साल में हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता उसको हम 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम 10 लाख सरकारी नौकरी तैयार करेंगे। 10 लाख सरकार बनने के 1 साल के अंदर जितने सरकारी पद हैं सारे पेपर करवा के सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी करवाएंगे। सरकार बनने के 3 महीने के बाद आपका जो बिजली का बिल आएगा वो 0 आएगा। 3 महीने के बाद आपका जो, हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शरद, हमने सुना था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि जब सीबीआई की कार्रवाई हुई तो गुजरात में 4% वोट आम आदमी पार्टी के बढ़ गए। आप जमीन पर हैं, क्या आपको दिख रहा है कि जो जन समर्थन है पहले की तुलना में बढ़ा है अरविंद केजरीवाल का?
जन समर्थन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में चर्चा जो है अरविंद केजरीवाल के बारे में न सिर्फ इस बार बल्कि ये बात सही है कि जब पिछली बार अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात में आए थे तो पहले के मुकाबले जो है जन समर्थन और चर्चा बढ़ती हुई दिखाई दी थी। और आज भी जब मैं द्वारका की रैली में था तो ये नजर आ रहा था कि जो जन समर्थन पिछली बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था वो कंसोलिडेट हो रहा है। ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट नहीं है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन माहौल देखकर पता लगता है कि हाँ चर्चा हो रही है और अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है या जो चुनावी वादे वो कर रहे हैं इसके बारे में बहुत से लोग जो हैं गुजरात में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आज जो है अरविंद जो बहुत सारे चुनावी वादे तो अभी हमने सुनाए, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने किसानों को लेकर वादा किया है कि सत्ता में आएंगे तो 2 लाख रुपए तक का जो एग्रीकल्चर लोन है वो माफ कर दिया जाएगा। किसानों को 12 घंटे बिजली मिलेगी और दिन में बिजली मिलेगी। एमएसपी पर फसल खरीदेंगे और शुरुआत में जो है 5 फसलों की उन्होंने बात की है। वहीं अगर कांग्रेस से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो जो कांग्रेस है वो 3 लाख रुपए तक के एग्रीकल्चर लोन को माफ करने की जो चुनावी वादा है वो कर चुकी है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 12 घंटे देंगे और दिन में देंगे। कांग्रेस मुफ्त बिजली की बात कर रही है और 10 घंटे की बात कर रही है। और एमएसपी के बारे में कांग्रेस कह रही है कि एक कानून लाएंगे ताकि एमएसपी से नीचे किसी भी किसान को अपनी फसल बेचने की नौबत ना आए। तो किसानों को भी रिझाने का जो है चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो, ये दोनों ही विपक्षी पार्टी हैं, दोनों ही अपनी तरह से कोशिश कर रही हैं। लेकिन बात वही है कि कितना परसेंट किसका वोट शेयर बढ़ रहा है, कितना परसेंट किसका वोट शेयर घट रहा है, ये फिलहाल दावे ही हो सकते हैं। असली जो नतीजा है या जो सारी बातें हैं ये तब पता चलेगा जब चुनाव हो जाएंगे और नतीजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री ने गुरुवार को एक बयान दिया जिस पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। आज नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कभी किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो क्या बोलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर किसी बीजेपी नेता के घर पर छापे क्यों नहीं पड़ते, आखिर उन्हें कौन बचा रहा है। इस बीच आज पटना शहर में जेडीयू ने कई पोस्टर लगाए हैं जिसमें लिखा है मन की नहीं काम की, जुमला नहीं हकीकत, आश्वासन नहीं सुशासन। साफ है कि ये सारे हमले इशारों ही इशारों में केंद्र की मोदी सरकार पर किए गए हैं। आपको बता दें कि कल पीएम ने अपने एक भाषण में कहा था कि देश में जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का तो वो ना अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। आइए सुन लेते हैं पीएम मोदी ने आखिर क्या कहा, जिसके बाद नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर के सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है।
तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। वो आपको बता दें कि 2 महीने से ज्यादा समय से जेल में थी और उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता महिला हैं, 2 महीने से जेल में है। मामला 2002 से 2010 के बीच के दस्तावेजों का है। जांच टीम को 7 दिनों तक हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा। हाई कोर्ट को समय पर अंतरिम जमानत देने पर विचार करना था। फैसले का असर दूसरे आरोपियों पर नहीं होगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें भी तय की हैं। पहली बात तो यह है कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और दूसरा ये कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इस बड़े फैसले से पहले तीस्ता सीतलवाड़ के वकील कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आशीष, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मिली है तीस्ता सीतलवाड़ को राहत, लेकिन कई शर्तें भी अपनी ओर से लगाई गई हैं और खासतौर से सरकार की ओर से काफी तीखा विरोध भी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो 2 ही शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, बाकी की शर्तें ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दी हैं। कहा है कि जितना जल्दी हो सके तीस्ता को पेश किया जाए, ट्रायल कोर्ट शर्तें लगाए और वो जो है कैश में जो बॉन्ड है, नकद बॉन्ड पे, उस पर उसका विकल्प देखे, बजाय इसके कि लोकल श्योरिटी जिस पे वेरीफाई करने में समय लगता है। बिल्कुल, गुजरात सरकार की ओर से तुषार मेहता अपीयर हुए थे, उन्होंने लगातार इसका विरोध किया और कहा कि वो एक शातिर, इंटेलिजेंट और शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला हैं, वो उनको रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले में, हाईकोर्ट की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे, ये इनके खिलाफ सबूत भी हैं, गवाह भी हैं और ऐसे में गलत मिसाल पेश ना करें सुप्रीम कोर्ट। ये ट्रायल गुजरात सरकार की तरफ से कहा गया था और लगातार ये कहा गया था कि वो जमानत पाने की हकदार नहीं है। वो 2002 से ही गुजरात को बदनाम कर रही हैं, सरकार को, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको बदनाम कर रही हैं, न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही हैं, उनके लिए कोई भी भरोसेमंद नहीं है। ये तमाम बातें तुषार मेहता ने कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को दरकिनार कर दिया और अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ऐसे मोड़ पर जहां पर हाई कोर्ट गुजरात का ये सुनवाई कर रहा है। रेगुलर बेल वो सुनता रहेगा, लेकिन फिलहाल अंतरिम बेल पर रिहा करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। कोयला घोटाले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े एक मामले में बुधवार को उन्हें फिर से समन जारी किया था। अभिषेक बनर्जी ईडी के कोलकाता के दफ्तर में कुछ देर पहले पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को भी समन किया है। मलय घटक को नई दिल्ली के दफ्तर में 14 सितंबर को बुलाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को समन किया जाना बीजेपी की बदले की राजनीति है। अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी द्वारा समन किया गया था 11 बजे और ठीक 11 बजे आप देख सकते हैं अभिषेक बैनर्जी यहां पे पहुंचे। उनकी गाड़ी अभी अभी अंदर गए हैं और ईडी के एक टीम आए हैं दिल्ली से जो उनसे पूछताछ करेंगे। तृणमूल कांग्रेस आज सुबह सुबह ट्विटर पर काफी आक्रामक रहा है, क्योंकि उनका कहना है ये पूरी तरीके से जो केंद्रीय नियंत्रण है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनका दुरुपयोग है। तो ये क्योंकि राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक जो लड़ाई है यहाँ पे बंगाल में तृणमूल और बीजेपी के बीच में, उसमें बीजेपी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग करके जो तृणमूल के वरिष्ठ नेता है उनको परेशान किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ना सिर्फ अभिषेक बैनर्जी बल्कि बंगाल के जो लॉ मिनिस्टर है मलय घटक, उनको भी ईडी द्वारा समन किया गया है और साथ साथ अभिषेक बैनर्जी के जो सिस्टर इन लॉ है मनिका गंभीर, उनको भी यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो तृणमूल का कहना है कि ये पूरी तरीके से दुरुपयोग है केंद्रीय जांच एजेंसी का, लेकिन तृणमूल ये भी साथ साथ कहते हैं कि वो मैदान पे लड़ने के लिए तैयार है। जांच एजेंसी जो है ईडी, उनका कहना है कि उनके पास कुछ नए तथ्य मिला है जिनको ऊपर अभिषेक बैनर्जी का जो पूछताछ है वो जरूरी है। साथ साथ एक जो है यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है वो ये है कि जो अभिषेक बैनर्जी है, जो तृणमूल कांग्रेस है,
कुछ दिन पिछले कुछ दिनों में बहुत ही आक्रामक रहे हैं, चाहे वो तृणमूल छात्र परिषद के प्रोग्राम था, या वो तृणमूल का जो 21 जुलाई का प्रोग्राम था, या तृणमूल के जो फाउंडेशन डे का प्रोग्राम था। इन सारे प्रोग्राम में आक्रामक रहे हैं तृणमूल के नेतृत्व बीजेपी की तरफ, और इसीलिए ये सारे जो पूछताछ की सिलसिला है ये किया जा रहा है, ऐसे तृणमूल का कुछ नेताओं का कहना है। लेकिन ये जो कोल स्मगलिंग मामला है, इस मामले के जांच में ईडी कर रहा है, और इसी मामले में अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजा है उनको बुलाया गया है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में। उनका पूछताछ अभी शुरू हो गया है, और कब तक चलेगा ये देखने वाली बात है। आज शाम तक तो चलना ही है ऐसे अनुमान किया जा रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये अभी बताना मुश्किल है। लेकिन उनका जो पूछताछ है वो अभी शुरू हो गया है ईडी के दफ्तर जो है सॉल्ट लेक कोलकाता में, वहां पे। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। जर्मनी के लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलटों ने आज एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। इसके कारण दुनिया भर में आज लुफ्थांसा की 800 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इसके कारण 1.25 लाख से अधिक यात्री परेशान हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी 700 से ज़्यादा यात्री फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि ये पायलट वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। आज विश्व भर में लुफ्तांसा की जितनी भी फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो गई हैं। लगभग 800 फ्लाइट्स हैं जो विश्व भर में कैंसिल हुई हैं, क्योंकि लुफ्तांसा एयरवेज के सारे पायलट्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। भारत में भी लुफ्तांसा की कुछ फ्लाइट्स थी जो कि कैंसिल हुई, जिसके चलते लगभग 700 पैसेंजर्स हैं जो भारत के कई एयरपोर्ट्स में फंस गए, परेशान रहे। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी एयरपोर्ट तनु शर्मा है। क्या हुआ था तनु जी? आज बहुत हंगामा हुआ, काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमारे पास भी आए कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, कुछ स्लोगनिंग भी हुई, नारेबाजी भी हुई एयरपोर्ट में। क्या सिचुएशन थी? देखिए, हमें 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि 2 फ्लाइट्स विच वर बाउंड टू ज़्यूरिक एंड फ्रैंकफर्ट लुफ्तांसा एयरलाइंस की, वो कि ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अनाउंस्ड दैट द पायलट्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक एंड द फ्लाइट्स गॉट कैंसल्ड। सो जब इनका मेन इशू जो था, देयर वाज lack of communication that was happening between the airlines and the passengers, और basically जो passengers थे वो टर्मिनल के अंदर थे और जो relatives थे वो बाहर थे, they were on the city side and they were on the road। तो जब उनको पता चला कि flights cancel है, they got a little agitated। So our priority at that time was to control the law and order situation, and at the same time to ensure that the other flights were not affected because of this। So हमने क्या किया, teams form की। One team was directed to open the channel of communication between the airlines and the passengers, and at the same time one was controlling the traffic, and the third team ensured that the other flights were not affected। So I would like to tell you that despite this incident, 36 flights were on time and they traveled on time। 36 फ्लाइट्स थी वो आपने किया। फिर कैसे, लगभग आप बता रहे थे कि लगभग 400 पैसेंजर्स थे, 2 फ्लाइट, एक ज्यूरिक और एक फ्रैंकफर्ट की थी। ज़्यादातर उसमें से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कनाडा जाना था। उनका एप्रीहेंशन था कि उनके एग्जाम्स छूट जाएंगे, लेट हो जाएंगे। उनको कैसे समझाया? क्या लुफ्तांसा ने उनको दूसरी फ्लाइट्स में अकोमोडेट किया? कैसे सिचुएशन डिफ्यूज़ की? I think the first priority was to open the channel of communication, and Lufthansa crew also was there, and they of course they negotiated with the students. They tried to explain them the situation, and I think they will be coming out with a solution soon। अभी वो स्टूडेंट्स अंदर है? नहीं, most of them have left। There is nobody inside the terminal। ज़्यादा बच्चे चले गए हैं। ठीक है। तो तनुज ने बताया कि सिचुएशन थोड़ा सा परेशान हो गए थे, रिलेटिव्स बाहर थे, स्टूडेंट्स अंदर थे। लगभग 400 बच्चे थे जिनको कनाडा जाना था। कुछ को अकोमोडेट किया है लुफ्तांसा ने, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको वापस जाना पड़ा। और ये सिचुएशन सिर्फ दिल्ली की नहीं है, विश्व भर में पायलट्स मांग कर रहे हैं लुफ्तांसा की कि उनकी वेजेस यानी उनकी एक तरीके से तनख्वाह बढ़ाई जाए, उनकी जो लीव्स हैं वो स्ट्रक्चर की जाए, जिस वजह से विश्व भर में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल जो लुफ्तांसा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन असुविधा हो रही है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
तो यात्रियों को असुविधा हो रही है। उन्हें इस बात की भी परेशानी कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, न ही उनके लिए कोई वैकल्पिक उड़ानों का इंतजाम किया गया। एक यात्री से बात हुई, वो बता रहे अपनी परेशानी को, आइए सुन लेते हैं। कल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एक हंगामा हो गया और बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ कि बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से आए थे, मोस्टली पंजाब से आए थे। देवर ऑल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि स्टडी करने जा रहे थे कनाडा। कुछ सीनियर सिटीजन्स भी थे वहाँ पर और ऐसे बहुत सारे लोग थे। न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखा गया कि 150 लोग थे, पर 150 से कहीं ज़्यादा थे, 200-300 लोग थे और वो ऑल ओवर इंडिया ऐसे आए थे वहाँ से कनाडा जाने के लिए। बट लुफ्थांसा की जितनी फ़्लाइट थी वो कैंसल्ड हो गई। आई थिंक एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड 800 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं लुफ्थांसा की और उससे बहुत इफेक्ट पड़ा। लोग जो दूर दराज से आए थे, अपने गाँव से आए थे, जिन्होंने लोन ले रखा था अपनी एजुकेशन के लिए, जो कनाडा जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं रखी गई, ना ही फूड की, ना अकोमोडेशन की, ना उनको अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड किया गया। वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। केरल के कोच्चि शिपयार्ड में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को देश के नाम समर्पित किया। INS विक्रांत को देश की नई ताकत बताते हुए PM मोदी ने कहा कि यह समुद्र में चलता फिरता शहर है और समुद्र में देश की चुनौतियों का उत्तर है विक्रांत। PM मोदी ने कहा कि मौजूदा विश्व को ज्यादा सशक्त भारत की आवश्यकता है और अब भारत विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा चुका है और ऐसे में सशक्त देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह के ताकतवर युद्धक विमानों को ले जाने वाले स्वदेशी पोत हैं। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरणों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 25% बजट भी देश की यूनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। सहयोगी अक्षय डोंगरे INS विक्रांत पर मौजूद थे, वहां से उन्होंने हमें ये रिपोर्ट भेजी है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय डोंगरे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बेहद खास शिप के, बेहद खास जहाज के डेक पर। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ INS विक्रांत के डेक पर, जो भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है और आज इसे कमीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कुछ ही समय में ये समुद्र में भारत के तटों की, भारत की रक्षा करेगा और जिस तरह से खतरा, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान से बढ़ता जा रहा है, उससे सुरक्षा दिलाने में एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। इस वक्त INS विक्रांत के ऊपर मेरे पीछे जो विमान खड़ा है वो है MiG-29K। भारत में केवल एक ऐसा यही विमान है जिसे कैरियर के ऊपर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका टेक ऑफ या फिर लैंडिंग, मतलब पूरा ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हो सकता है, चाहे वो INS विक्रमादित्य हो या फिर INS विक्रांत। और आने वाले समय में किस तरह से सरकार एक नया
ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा आधुनिक विमान खरीदेगी या फिर अपने ही विमान जो हमारे पास है, चाहे वो तेजस हो या फिर कोई और जो टेड BF की बात की जा रही है वो विमान हो, उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। इसके ऊपर अभी भी सवाल खड़ा है। लेकिन चाहे वो राफेल M हो या फिर अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट, इन दोनों में से भी अगर कोई विमान आता है तो उससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्षमता में अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। और लेकिन तब वो बात की बात है, वो भविष्य की बात है। इस वक्त अगर या फिर INS विक्रांत की बात की जाए या फिर INS विक्रमादित्य की, केवल MiG-29 ही इस वक्त हमारा हथियार है जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका, और सुरक्षा के लिए भी हमें MiG-29K के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। INS विक्रांत में न सिर्फ बिस्तर है जो मरीजों के काम आ सकते हैं, अस्पताल के एक तरह से बिस्तर की तरह सुविधा यहाँ पर है, बल्कि CT स्कैन और इंटेंसिव केयर यूनिट की भी यहाँ पर सुविधा पूरी तरह से मौजूद है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत के एक तैरते हुए शहर होने की, तो एक शहर में अस्पताल की ज़रूरत तो पड़ती ही है। Sir, so how was the experience on the new Vikrant? You have served on the earlier one as well. Absolutely. You know, there are two things which are common. That is R11, that is the pendant number, and Mike Juliet, that is its call time. So these two things, they reminisce you. And otherwise, in terms of its size, its magnitude, the kind of aircraft, it's totally different. But when it comes to mother, both are equally important. This one is made in India specifically, so how different is the feel on this? First of all, it's a matter of pride. Absolutely. Anything which is made in India, Atmanirbhar, is ultimate. अभी भी INS विक्रांत के आगे कई सारी चुनौतियां हैं। आने वाले महीनों में INS विक्रांत सी ट्रायल्स के लिए जाएगा, जिसमें फाइटर जेट्स कितने सक्षमतापूर्ण इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं, कितने आराम से इसके ऊपर लैंड कर सकते हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा। और जब उसका परीक्षण सफल होगा, उसी के बाद INS विक्रांत को एक युद्धपोत, एक ऐसा जहाज माना जाएगा जो जंग लड़ने में सक्षम है। कोची में कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं डोंगरे, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण भी किया। वीर शिवाजी महाराज से प्रेरित नए ध्वज के बारे में PM मोदी ने कहा कि आज भारत ने गुलामी के बोझ को हटा दिया है और समंदर से लेकर आसमान तक अब सेना का नया भारतीय ध्वज चमकेगा और ये नया ध्वज आत्मसम्मान को नई ऊर्जा देगा। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा।